हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। बात चल रही है अकाउंटेंसी की। जो अपनी कंपनी बुक्स है, कंपनी बुक्स में अपन कंपनी का जो विवरण है, जो मुख्य रूप से जो नॉर्मल चीजें कंपनी के बारे में होती है, उस पर अपन बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करेंगे कि जिस प्रकार कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी है ऋण पत्रों का भी निर्गमन करती है। अंशों के बारे में आपकी और हमारी चर्चा हो चुकी है कि भाई कंपनी के पास दो तरीके के अंश होते हैं। एक तो समता अंश होते हैं और एक आपके पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इन दोनों का निर्गमन की अलग अलग जो प्रोसेस है उसके बारे में भी अपन बातें कर चुके हैं। आहरण पर इसके अलावा आपका जो कॉल शीट एडवांस होता है उस पर ब्याज की क्या दर रहती है, बकाया मांग पर ब्याज की दर क्या रहती है, जो प्रतिभूति प्रीमियम है उसका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कौन सी धाराएं हैं, उनसे रिलेटेड अपन बातें कर चुके हैं। आज की सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे उतना ही निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कॉमर्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इस शानदार सेशन का फायदा मिल सके। साथ में देखो, मैं जो आपको मैटर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आसान भाषा में, सबसे इजी भाषा में आपको समझने के लिए जो मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है वो बहुत ही शानदार है। अब हो सकता है आपके मन में होगा कि ये तो 11वीं 12वीं की है, ये आपको आ रही है, आती है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यूजी की और पीजी के जो टॉपिक है उनको भी स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसकी सीरीज है वो भी स्टार्ट होगी। तो फटाफट जुड़ जाइए और जब तक आपकी एग्जाम होती है तब तक पूरा का पूरा जो निचोड़ पाठ्यक्रम का है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सेशन में देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर। अंशों का निर्गमन हो गया और अब ऋण पत्रों का निर्गमन हो गया। देखो, अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन में वैसे तो बात हो चुकी है कि भाई ऋण पत्र धारी होते हैं ना, वो कंपनी के लिए ऋण का काम करते हैं, ऋणदाता होते हैं, लेकिन अंशधारी होते हैं ना, वो कंपनी के स्वामी के रूप में है काम करते हैं। ठीक है, अब देखो ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो एक टॉप फॉर्म है, उन्होंने परिभाषा दी है। टॉप फॉर्म ने क्या परिभाषा दी है कि ऋण पत्र एक प्रलेख है। क्या है? ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्राय धारक से प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है ना। ऋण पत्र क्या है? एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा जो धारक है उससे प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और यह सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। प्रभार का मतलब कि भाई वो किसी संपत्ति से सुरक्षित है। भविष्य में उस ऋण पत्र की राशि नहीं चुकाई जाती है तो जो प्रभार द्वारा सुरक्षित है उस संपत्ति को बेचकर वो राशि अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना, किसकी? टॉप फॉर्म की। ये एक प्रलेख है, ये ध्यान रखना। यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऋण पत्र होता है, एक प्रलेख है, एक सूची है, एक विवरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऋण पत्र क्या है? एक प्रलेख है जो ऋण के प्रमाण को साबित करता है कि आपने इस व्यक्ति से ऋण ले रखा है और उसके बदले में उसे ये ऋण पत्र आपने जारी किया है। ठीक है। दूसरा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230, ये धारा आप ध्यान में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 230 है, 230 के अनुसार ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंध जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण, है ना, ऋण के प्रमाण एक के रूप में, है ना, ऋण प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। जो कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है,
धारा 230 के तहत। क्या है कि ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंध भी शामिल होते हैं, है ना। जो आपके ऋण पत्र यानी डिबेंचर स्टॉक होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं वो भी ऋण पत्र में शामिल होते हैं, और ऋण के प्रमाण के रूप में अन्य कोई प्रतिभूति है वो भी इसमें शामिल की जाती है, चाहे वो कंपनी की किसी संपत्ति पर प्रभाव यानी सुरक्षित प्रभाव रखे या नहीं रखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी अधिनियम 230 की धारा के अनुसार यह परिभाषा आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऋण पत्र आपका डिबेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स है, और ऋण का कोई अन्य प्रमाण है वो आपका इसमें शामिल किया जाता है धारा 230 के तहत। ठीक है, हो गई बात यहां तक। आगे देखेंगे, आगे देखो ऋण पत्रों की विशेषता है ना, ये परिभाषा हो गई। अपन क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज है ना, आपको बुक्स में ढूंढोगे तो बहुत सारी चीज मिलेगी, लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण चीज है जहां पर प्रश्न बन सकते हैं वहां अपन उसको टच करने का प्रयास करेंगे। तो ऋण पत्र की विशेषता है ना, पहला क्या है कि ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र या प्रलेख है ना, प्रमाण पत्र या प्रलेख है जो कंपनी द्वारा लिखे गए ऋण की पावती है, प्राप्ति है ना, कि उस व्यक्ति ने जिस कंपनी को ऋण दिया है वो कंपनी एक ऋण का प्रमाण पत्र या प्रलेख है वो जारी करेगी। भविष्य में जब ऋण पत्रों का शोधन होगा तो वो पावती या ऋण पत्र का प्रमाण उस कंपनी में जमा करवा दिया जाएगा, और उसके बदले में वो राशि है जो ब्याज सहित आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो आपके डिबेंचर होते हैं उनके आगे परसेंट लगाता है, जैसे 9% है, 10% डिबेंचर है, 8% है, कुछ भी है वो लगेगा, उतना ही परसेंट है वो ब्याज उनको दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ऋण पत्र में मूलधन की अदायगी अवधि एवं शोधन तिथि पूर्व निर्धारित होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका डिबेंचर है ना, उसमें आपकी अदायगी अवधि और शोधन की तिथि दोनों पहले ही लिख दी जाती है कि भाई इस तारीख को कंपनी ने ऋण पत्र वो जारी किया है और इतने दिन के बाद उसका क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। उसकी डेट है वो पहले ही निर्धारित कर दी जाती है और उसी डेट के अनुसार उनका शोधन है वो किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, जो भी रेट होगी वो पहले से निर्धारित होती है। तो ऋण पत्र पर जो ब्याज की दर है वो पहले से निर्धारित होती है और निश्चित समय अंतराल पर ब्याज दिया जाता है। जो ड्यूरेशन होती है, निर्धारित जो डेट होती है उस डेट पर उनको ब्याज दिया जाता है। तो ये एक और विशेषता हो जाती है। यानी ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र या प्रलेख का काम करता है। ऋण पत्र मूल अदायगी अवधि और शोधन की तिथि पहले निर्धारित होती है और इस पर ब्याज की दर है वो पहले से निर्धारित होती है। ठीक है, होगी बात। तो ऋण पत्र पर ब्याज की दर निश्चित होती है और निश्चित समय अंतराल उसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि ऋण पत्र धारकों की संख्या को मत देने का अधिकार नहीं होता है ना। जो डिबेंचर होल्डर है उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो आपके इक्विटी शेयरधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और उन्हें कंपनी का वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट, ये कंपनी के दीर्घकालीन ऋण होते हैं, है ना। जो आपके डिबेंचर है ना, ये आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के लॉन्ग टर्म लोन उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। शीर्षक और उपशीर्षक की बात होगी तो डिबेंचर है वो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म जो उपशीर्षक है उसमें दिखाए जाते हैं। तो ऋण पत्र है वो दीर्घकालीन ऋण का प्रमाण होते हैं। छठा क्या है कि ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार से सुरक्षित हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति से ऋण लेती है ना, तो उस व्यक्ति को भी ये गारंटी चाहिए कि भविष्य में अगर कंपनी डूब जाती है तो उस ऋण की राशि है उसका भुगतान कहां से होगा, उसका भुगतान कौन करेगा। ऐसी दुविधाओं के बचने के लिए
कंपनी है वो उस ऋण पत्रों को क्या कर देती है, किसी संपत्तियों से सुरक्षित कर देती है, यानी प्रभार से सुरक्षित, यानी किसी संपत्तियों से सुरक्षित कर देती है। अगर वह कंपनी डूबती है तो उस व्यक्ति को उन संपत्तियों को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है वो उनका भुगतान कर सकते हैं। और साथ में जो ऋण पत्रधारी है उनको ये विश्वास हो जाता है कि मैंने जिस कंपनी को पैसा दिया है वहां मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी नुकसान में भी जाती है तो संपत्तियों से पैसे वसूल हो जाएंगे। ये बातें किस में आती है, आपकी ऋण पत्र की विशेषता में। ठीक है, ऋण पत्र की विशेषता। ओके है, तो ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव से सुरक्षित हो सकते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है ना, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ऋण पत्रों के प्रकार है ना। अब इसमें पहला आता है आपका सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें पहला आता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र, अब ये कौन से होते हैं कि वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभाव से सुरक्षित होते हैं। जो अभी मैंने बताया था आपको कि कई बार ऋण पत्र धारियों को विश्वास नहीं होता है कि भाई ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में उसकी राशि को क्या कर दिया जाता है, किसी संपत्तियों से सुरक्षित कर दिया जाता है ना। तो वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभाव से सुरक्षित होते हैं सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, है ना, आपके सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाएंगे। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों का भुगतान न कर पाने की दशा में वे इन संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है कि भविष्य में अगर कंपनी इन ऋण पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो जिस व्यक्ति के पास ये ऋण है, ये ऋण पत्र है, वो व्यक्ति इन संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण की राशि को प्राप्त कर सकता है और कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर उस ऋण की राशि का भुगतान कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सुरक्षित या सिक्योर डिबेंचर। दूसरा आता है आपका असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड यानी ये किसी संपत्ति से सुरक्षित नहीं होते, यानी वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं उन्हें असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहते हैं या कहलाते हैं। यानी ऐसे ऋण पत्र जो किसी संपत्तियों के चल प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं उनको क्या कहेंगे, असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहेंगे। देखो साथियों, वेटेज है वो बराबर है। आपकी 12वीं की और 11वीं की जो अकाउंटेंसी है उसके भी 20 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन देखने को मतलब है कि भाई 20 क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो 20 क्वेश्चनों के लिए आपको 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी है उसके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जब अपन डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे तो फिर आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो इसलिए आपको इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और हो सकता है तो ये प्रयास करना कि आपको इनको जो नोट्स हैं उनको आप एक रजिस्टर में नोट करते हुए चलें, है ना, ताकि फिर आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, फटाफट आप उसका रिवीजन कर सके। ठीक है, तो सुरक्षित ऋण पत्र जो किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित होते हैं वो सुरक्षित, और जो सुरक्षित नहीं होते हैं वो असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहां तक बात होगी। ऋण पत्रों के टाइप में पहला सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित और असुरक्षित। बढ़े आगे, फिर आता है दूसरा पॉइंट शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। शोधन के आधार पर, शोधन के आधार पर पहला आपका आता है शोधनीय ऋण पत्र। क्या आता है, शोधनीय ऋण पत्र। बोलो क्या आता है, शोधनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर, यानी जिसका शब्दों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो शोधनीय ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित अवधि बाद शोधन किया जा सकता है वो शोधनीय ऋण पत्र होते हैं, और अशोधनीय जिसका शोधन
नहीं किया जा सकता, केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही उनका शोधन किया जा सकता है, वो आपके अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं। बात क्या लिख रखी है कि शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है, वो आपके शोधनीय ऋण पत्र की श्रेणी में आते हैं। कुल मिला की बात यह है कि भाई शोधनीय जो ऋण पत्र होते हैं उनका भुगतान एक निश्चित अवधि बाद कर दिया जाता है ना, या करना होता है, वो आपके शोधनीय ऋण पत्र होंगे। और अशोधनीय ऋण पत्र यानी वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है ना, कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, वर्ण कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, अशोधनीय ऋण पत्र है कहलाते हैं। कुल मिलाकर बात हो गई, शोधनीय ऋण पत्र है जिनका शोधन कंपनी अपने जीवन काल में कर सकती है, और अशोधनीय ऋण पत्रों का शोधन है कंपनी अपने जीवन काल में नहीं कर सकती, यानी समापन पर ही इनका शोधन होता है। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, तो ये हो गया आपके शोधन के आधार पर दो ऋण पत्र, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका पंजीयन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीयन के आधार पर पहला आपका ऋण पत्र आता है पंजीकृत ऋण पत्र, है ना, रजिस्टर्ड डिबेंचर। पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज रहता है ना, वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज रहता है। कंपनी द्वारा ब्याज व मूलधन का भुगतान इन रजिस्टर्ड धारक को ही किया जाता है। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण या हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है, यानी इनका हस्तांतरण है वो हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है, जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को आपने अपने ऋण पत्र पकड़ा दिए और वहां से उनका ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका नाम है वो कंपनी का जो बुक होते हैं, कंपनी का जो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, रजिस्टर होते हैं, वहां पर इनकी सारी डिटेल लिखी जाती है। साथ में ब्याज और मूलधन का भुगतान भी उस रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही किया जाता है जिसके पास ये ऋण पत्र है ना। इसके जस्ट विपरीत होता वाहक ऋण पत्र, यानी बेरियर डिबेंचर। ये क्या होता है? वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता है, यानी कंपनी के जो पुस्तक होते हैं उसमें दर्ज नहीं होता है। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण सुपुर्दगी द्वारा ही किया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां पर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसे कोई प्रलेख की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रलेख के आप इसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि जो पंजीकृत ऋण पत्र होते हैं उनका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, हो गई बात। तो पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र, ओके, दोनों बात क्लियर है। पंजीकृत उनका रजिस्टर्ड होगा और वाहक में रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होती है, उसको आप अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, हो गई बात। आगे देखते हैं। आगे आता आपका क्या आता है? पुनर्भुगतान प्राथमिकता के आधार पर, है ना, पुनर्भुगतान ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी, है ना, पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर। तो उसमें आपका आता पहला आता प्रथम ऋण पत्र, यानी फर्स्ट डिबेंचर। इसको क्या कहेंगे? वे ऋण पत्र जिनका पुनर्भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाता है प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं, है ना। अन्य जो ऋण पत्र है उनसे इन्हें पहले अपनी राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। पुनर्भुगतान के प्राथमिकता के आधार पर आपको ध्यान में रखना है, अगर रीपेमेंट के आधार पर कोई ऐसा हो तो प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र क्या होते हैं? जिनको अन्य ऋण पत्रों से पहले राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है।
जबकि द्वितीय ऋण पत्र यानी सेकेंड डिबेंचर वे ऋण पत्र जिनका शोधन अर्थात पुनर्भुगतान प्रथम ऋण पत्रों से या पूर्व, यानी वे ऋण पत्र जिनका भुगतान अर्थात पुनर्भुगतान प्रथम ऋण पत्र के पश्चात, यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम ऋण पत्र के पश्चात किया जाता है, द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है, होगी बात कि भाई प्रथम ऋण पत्र वो कौन से होंगे, जिन्हें अन्य ऋण पत्रों से पहले राशि प्राप्त करने का अधिकार है। द्वितीय ऋण पत्र कौन से होंगे, वे ऋण पत्र जिन्हें प्रथम ऋण पत्रों के पश्चात, यानी प्रथम ऋण पत्र है उसके बाद उन्हें राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो आपके द्वितीय ऋण पत्र की कैटेगरी में आएंगे, द्वितीय ऋण पत्र की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर पॉइंट क्या है, ब्याज की दर के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर के आधार पर क्या है कि निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित ब्याज, यानी जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो इन ऋण पत्रों पर क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है ना, तो निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है, वे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, इस ब्याज दर को कूपन दर भी कहते हैं। जो आपकी पहले से निश्चित कर दी जाती है उसको क्या कहते हैं, कूपन दर भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, इस ब्याज दर को कूपन दर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्रों को बिना किसी ब्याज की दर के साथ निर्गमित किया जाता है ना, ऐसे ऋण पत्रों को बिना किसी ब्याज की दर के साथ निर्गमित किया जाता है, यानी कि जो ब्याज की दर है वो निर्धारित नहीं होती है ना, जब भी इनका लाभ होता है तो ब्याज की दर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, निर्धारित नहीं होती है। जैसे अपन देखते हैं ना, एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, उनपे ब्याज की दर निश्चित होती है, लेकिन शेयर मार्केट है उसमें ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, उसमें तो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, प्रॉफिट होता है, आपको 10% भी हो सकता है, 15% भी, 50% भी, और 0% भी और माइनस भी हो सकता है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ब्याज दर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, दो तरीके से इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे 6 नंबर क्या कह रहा है, परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सन, है ना, कन्वर्जन के आधार पर। तो अगर नॉर्मली अपन बात करें तो परिवर्तनीय ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें आप एक निश्चित समय के बाद समतांशों में या पूर्वाधिकारांशों में परिवर्तित कर सकते हो, वो आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएगी। और ऐसे ऋण पत्र जिनको आप समतांशों में या पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो परिवर्तनता के आधार पर अपन बात करें तो पहला था परिवर्तनीयता ऋण, है ना, परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसमें क्या होते हैं कि वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कराया जा सकता है, वो आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। यानी परिवर्तनीय ऋण पत्र कौन से होंगे, वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात, निश्चित ड्यूरेशन होगी, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितनी भी अवधि होगी, उस अवधि के पश्चात आप उन्हें समतांशों में या पूर्वाधिकार अंशों में या किसी अन्य प्रतिभूति में आप उन्हें कन्वर्ट करवा सकते हो, उन्हें परिवर्तित करवा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरा इसका
अपरिवर्तनीय ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऋण पत्र जिनका परिवर्तन अंश या अन्य प्रतिभूतियों में नहीं किया जा सकता अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी ऐसे ऋण पत्र जिन्हें आप अंशों में या अन्य प्रतिभूतियों में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, परिवर्तित नहीं करवा सकते, वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होंगे। कुल मिलाकर आपके 6 कैटेगरी में ऋण पत्रों को प्रकार में डिवाइड किया गया है कि भाई परिवर्तनीय ऋण पत्र है, ब्याज की दर के आधार पर है, पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर है, पंजीयन के आधार पर है, शोधन के आधार पर है और सुरक्षा के आधार पर है ना। तो इस तरीके से इन ऋण पत्रों का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है वो किया गया है ना। इसके आधार पर इनका वर्गीकरण है किया गया। अब परीक्षा में आपसे कैसा भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि भाई सुरक्षित कौन से होते हैं, असुरक्षित कौन से होते हैं, प्रथम कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से होते हैं, है ना, परिवर्तनीय कौन से होते हैं, परिवर्तनीय, शोधनीय, अशोधनीय। यानी वो परीक्षक होता है, एग्जामिनर होता है, उस पर निर्भर है कि वो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है। लेकिन हम सब सोचते हैं कि जब आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें जब ऋण पत्र दे रखे हैं, जब आपके शेयर दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है कंपनी टॉपिक से। तो इसलिए कंपनी टॉपिक को अपने को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। जो चीज हमारे पास है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी आपके पास और बुक होगी, उनमें आप पढ़ो। अगर उस बुक्स में और हमारे पढ़ाए हुए मैटर में आपको कुछ अलग लगता है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर है वो उपलब्ध करवाने का, और ये सारा मैटर आप चाहते हो कि आपको मिलता रहे तो आप हमारे साथ जुड़ते रहें, इस परिवार के सदस्य बन जाएं। अपने आज की जो सेशन होता है वो साथियों के साथ शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा और कुछ आप जानकारी जानना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन करें और आप और हम टारगेट RES को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कॉमर्स में 340 पोस्ट है, एक बड़ी भर्ती के रूप में अपन देख सकते हैं। क्योंकि 2013 में 621 पोस्ट आई थी, उसके बाद कॉमर्स में 340 भर्ती का एक बड़ा नोटिफिकेशन वो आपके लिए आया है। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करोगे तो आपका सपना है वो साकार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।